इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय सियासत में 10 जून को एक ऐसा नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है जो अगले कई दशकों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है जिसके करीब पिछले 6 दशक में देश का कोई दूसरा राजनेता नहीं पहुंच सका। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी देश के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी और कुल मिलाकर पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को प्रधानमंत्री मोदी तोड़ देंगे। में 10 जून को एक ऐसा नया इतिहास दर्ज होने जा रहा है जो अगले कई दशकों तक याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ने जा रहा है जिसके करीब पिछले 6 दशक में देश का कोई दूसरा राजनेता नहीं पहुंच सका। 10 जून को पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार पीएम रहने के सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। पीएम मोदी देश के इतिहास में लगातार सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी और कुल मिलाकर निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का लगातार बिना किसी रुकावट के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड 4,398 दिनों का था। 10 जून को पीएम मोदी 4,399 दिनों तक पद पर बने रहने का रिकॉर्ड बनाकर इस आंकड़े को पार कर एक नया मील का पत्थर स्थापित कर देंगे। पीएम मोदी के इस नए रिकॉर्ड को लेकर बीजेपी नेताओं में खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके जो किए गए कार्य हैं वो अपने आप में रिकॉर्ड बन जाते हैं। लगातार प्रधानमंत्री रहने का जो उनका रिकॉर्ड है, नेहरू जी का रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड को निश्चित रूप में प्रधानमंत्री जी जब 10 जून पूरा होगा तो उसको तोड़ेंगे। लेकिन जो उनका 16 वर्ष का रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री कार्यकाल का, नेहरू जी का, आप देखेंगे कि 2029 और 2029 के बाद भी जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे तो वो पूरे भारत नहीं, बहुत सारे दुनिया के कई देशों के प्रधानमंत्रियों का या राष्ट्रपतियों का वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाने का संकल्प उन्होंने लिया है, 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए जिस तरह काम हो रहा है तो देश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। इस नाते वो देश में पहले नेता होंगे, सबसे ज्यादा कार्यकाल निभाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जीने का हक मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलकर और देश को आगे बढ़ाने का काम किए। देखिए, देश का सौभाग्य है कि माँ भारती को ऐसा लाल नरेंद्र मोदी के तौर पे मिला है जो जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड 10 जून को तोड़ देंगे। सबसे लंबे काल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड उनके नाम होगा। इस महा रिकॉर्ड के बनते ही देश की राजनीति में एक नई बहस भी छिड़ गई है, जहां बीजेपी और एनडीए खेमा इस देश की जनता का पीएम मोदी की नीतियों पर अटूट भरोसा बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे लोकतंत्र के नए दौर की कसौटी के रूप में देख रहा है। विपक्षी नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मैं जानता था ये सवाल अब आएगा, ये सवाल आएगा क्योंकि ये सवाल इकोसिस्टम का सवाल है। किसी भी टेनियर की लंबाई से बात नहीं होती है, बात नहीं बनती है। कितनी गहराई से आपने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उसकी बेहतरी के लिए किया। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, आय की असमानता का आलम क्या है। 14 में प्रधानमंत्री जी बने, बेरोजगारी आज कहां पहुंची हुई है। 14 में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने,
महंगाई का क्या हालम है। सही आपने कहा, डॉलर का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। शिक्षा का भी हालात देख लीजिए, पेपर लीक हो रहा है, वो भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। मतलब आपने सही कहा। ठीक है, मेरा शुभकामना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि आप सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री रहने का ख्याति को आप प्राप्त करने जा रहे हैं 10 जून को, लेकिन थोड़ा सा देश का विकास के लिए भी सोचिए। बहरहाल विरोध और समर्थन के बीच सच यही है कि 10 जून के बाद भारत की राजनीतिक विरासत की किताबों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सबसे ऊपर और सबसे खास पन्नों पर दर्ज हो जाएगा। आने वाले समय में ये रिकॉर्ड बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव का बड़ा हिस्सा बन सकता है। पार्टी इसे मजबूत नेतृत्व और स्थिर सरकार के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। झारखंड के जामताड़ा जिले में उदलबनी पंचायत के धनबाद गांव में रहने वाली रेखा बसेरा 2 साल पहले तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन आज वे मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। रेखा बेसरा के जीवन में यह बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से। रेखा बताती है कि पहले घर चलाना मुश्किल था, पति भी मजदूरी करते थे, तभी उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी से आजीविका मिशन की जानकारी मिली। रेखा ने समूह से जुड़कर ट्रेनिंग ली और 1 लाख रुपए का लोन लेकर मुर्गी पालन शुरू किया। आज वे अपने पति के साथ मिलकर पोल्ट्री फार्म चला रही हैं और हर महीने 15 से 20 हजार रुपये कमा रही हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में उदलबनी पंचायत के धनबाद गांव में रहने वाली रेखा बेसरा 2 साल पहले तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करती थी, लेकिन आज वो मुर्गी पालन कर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। रेखा बेसरा के जीवन में ये बदलाव आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की वजह से। रेखा बताती है कि पहले घर चलाना मुश्किल था, पति भी मजदूरी करते थे, तभी उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह की दीदी से आजीविका मिशन की जानकारी मिली। रेखा ने समूह से जुड़कर ट्रेनिंग ली और 1 लाख रुपए का लोन लेकर मुर्गी पालन शुरू किया। आज वो अपने पति के साथ मिलकर पोल्ट्री फार्म चला रही हैं और हर महीने 15 से 20 हजार रुपए कमा रही हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो महिलाओं के लिए कई तरह की योजना लाए। मैं आजीविका मिशन में जुड़ कर 1 लाख का ऋण लेकर मुर्गी अंडा फार्म किया। इससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही है। घर परिवार भी बढ़िया से चल रहा है। प्रति महीना 15 से 20 हजार कमा लेती हूँ। डेली 70-80 पीस हो रहा है। अभी अंडा का उत्पादन हो रहा है और पहले तो हम खेती बाड़ी करते थे और 20 आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो अंडा का उत्पादन हो रहा है। अंडा में अभी किसी तरह हम लोग बहुत अच्छा दिन गुजरता है और लगभग कम से कम 15-16 हज़ार या हाँ कमा लेते हैं इतना और महीना में। रेखा बेसरा की सक्सेस स्टोरी बताती है कि सही मदद मिले तो महिलाएं न सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का भविष्य संवार सकती हैं। रेखा की तरह ही जामताड़ा में सैकड़ों महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मुर्गी पालन, बकरी पालन और अंडा उत्पादन जैसे व्यवसाय कर रही हैं और लखपति दीदी बनने की राह पर हैं। NRLM योजना के अंतर्गत समूह से मिली ताकत और बैंक से मिले लोन की बदौलत ग्रामीण महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर भी बन रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने परिवार का सहारा भी बन रही हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां प्रशासन ने 3 अवैध मदरसे सील कर दिए हैं। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। आज खोड़ा इलाके में अवैध रूप से संचालित 3 मदरसों को सील किया गया है। वहीं खोड़ा क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान भी शुरू हो गया है। मदरसा मोहल्ला बीरबल चौकी बीरबल क्षेत्र खोड़ा वक्त निरीक्षक गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा
सूर्या हत्याकांड के बाद गाजियाबाद प्रशासन की नींद टूटी है। सूर्या को मारने वाले असद के घर पर बुलडोजर एक्शन का नोटिस चिपकाने के बाद कट्टरता का चैप्टर पढ़ाने वाले खोड़ा के अवैध मदरसों पर भी ताला लगना शुरू हो गया है। गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस ने बड़ा और कड़ा एक्शन लेते हुए आज खोड़ा में चुन चुन कर अवैध मदरसों को सील कर दिया। जाहिर तौर पर योगी सरकार के एक्शन से अब तक कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले टेंशन में हैं। खोड़ा के लोकप्रिय विहार इलाके की ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। आज मदरसा रहमानिया अरबिया कासिम अल उलूम पर गाजियाबाद प्रशासन और पुलिस टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की, मदरसे की बिजली काट दी, मुख्य गेट को सील कर दिया और नोटिस चस्पा कर दिया, क्योंकि इन मदरसों के पास वो वैध कागज नहीं है जो होने चाहिए थे। वहीं इस ऑपरेशन के दौरान गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ और जिलाधिकारी रविंद्र कुमार भी ग्राउंड जीरो पर रहे। जो अवैध गतिविधियों में जो लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का ये अभियान है, ये जारी रहेगा। आज दूसरा दिन है, वहाँ इसी कार्रवाई के लिए सारे पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारियाँ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर लीगल की बात की जा रही है, लीगल जो अवैध मदरसे हैं उस पर बात की जा रही है सर। जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला प्रशासन यहाँ मौजूद है, पुलिस फोर्स भी मौजूद है और उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। जहां खोड़ा के अवैध मदरसों पर ताला लग रहा है, वहीं गाजियाबाद पुलिस का खोड़ा क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सर्च अभियान भी चालू है। देखिए, कल से खोड़ा क्षेत्र में पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे जितने हिस्ट्री शीटर हैं, जितनी व्यवसायिक गतिविधियाँ, अन्य गतिविधियाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज में हो रही हैं, बहुत सारे किराएदार हैं तो और जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं सबका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। गाजियाबाद प्रशासन के इस एक्शन से अपराधी खौफ में हैं। उनको आंखों के सामने अच्छे दिन होते खत्म दिख रहे हैं और जेल की रोटी खानी पड़ेगी वाली लाइन याद आ रही होगी, क्योंकि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन का संदेश साफ है कि खोड़ा से एक एक अपराधी का सफाया होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जन कल्याण और जन जागरूकता अभियान के तहत एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज बोर्ड के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहे। तालबेहट तहसील सभागार में आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी। इससे पहले उन्होंने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने जन कल्याण और विकास के कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनका लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जिले में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कहीं भी कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। जून से 21 जून तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष पूरे होने पे कार्यकाल के पूरे प्रदेश भर में हम उनका जो काम है, जनता की सेवा का काम है, इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 5 से 21 तारीख तक विशेष अभियान चलेगा, जिसमें वो पूरा सेवा पखवाड़ा के रूप में समाज के बीच में जाके अपनी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम, जनता की समस्याओं को सुनने का काम, गांव में रात्रि चौपाल लगाने का काम, रात्रि प्रवास करने का काम, ये तमाम चीज़ें हम करेंगे। उसके लिए आज बैठक भी हुई है। आज हमने समीक्षा बैठक भी की अपने जनपद ललितपुर की, और कई ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ललितपुर को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं, जिससे ललितपुर का विकास सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले ललितपुर में 91 हेक्टेयर क्षेत्र में एयरपोर्ट निर्माण के लिए हमने भूमि अधिग्रहण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को भूमि जो है ट्रांसफ़र कर दी है और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य ललितपुर में शीघ्र प्रारंभ होगा। बहुत बड़ी
उपलब्धि है ललितपुर के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ललितपुर में जल्द ही शुरू हो जाएगी। इसके अलावा 1472 एकड़ में जो बल्क ये जो ड्रग फार्मा पार्क की स्थापना हुई, उसके फर्स्ट फेज के लिए लगभग 453 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है और 352 एकड़ में विकास का कार्य कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने लखनऊ में प्रेस वार्ता कर पर्यावरण दिवस को लेकर राज्यव्यापी पौधारोपण अभियान की जानकारी दी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत नागरिकों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में एक दिन में 37 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि कल पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 27 विभागों की भागीदारी रहेगी। साथ ही विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिनांक 5 जून 2026 को मार्स ऑडिटोरियम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान विषय पर एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जन जागरूकता को सुदृढ़ करना और सतत विकास हेतु सामूहिक सहभागिता को बढ़ावा देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में आयोजित संगोष्ठी में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग प्रतिनिधियों, युवा संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा नागरिक समाज के प्रतिनिधियों की सहभागिता प्रस्तावित है। कार्यक्रम में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियां तथा उनके प्रभावी समाधान पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस की वैश्विक थीम जो इस बार है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर, अर्थात प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए वर्तमान समय की पर्यावरणीय चुनौतियों के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। इसी क्रम में संगोष्ठी के दौरान प्रकृति आधारित समाधान, वायु प्रदूषण नियंत्रण, हरित परिवहन, अक्षय ऊर्जा, जैव विविधता संरक्षण, सतत विकास, जलवायु अनुकूलन तथा जन सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसे में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव रत्नेश यादव की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार कार को नियंत्रण खोते हुए देखा जा सकता है। दुर्घटना में कार सवार 3 अन्य युवक भी घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सभी युवक नाश्ता करने के बाद सिविल लाइन से वापस लौट रहे थे, तभी डोसा प्लाजा चौराहे के पास यह हादसा हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। बदायूं के दातागंज में नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर करीब 6 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक राजीव कुमार सिंह, हरीश शाक्य, जिलाध्यक्ष राजीव गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विधायक पंकज सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इंडिया गठबंधन पहले भी टूट चुका है और आगे भी टूटेगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मजबूती से खड़ी है। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला।
मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा स्थित सनातन धर्म इंटर कॉलेज मैदान में आज राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी की विजय संकल्प महारैली का भव्य आयोजन किया। रैली से पहले ही मुख्य प्रवेश द्वार पर तैनात आधा दर्जन बुलडोजर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। रैली स्थल पर पहुंचे समर्थकों और आम जनता के लिए ये बुलडोजर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बुलडोजर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और सख्त प्रशासनिक कार्रवाई के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। ऐसे में आरएलडी की इस बड़ी रैली में बुलडोजरों की मौजूदगी को राजनीतिक संदेश से जोड़कर देखा जा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस रैली को अहम माना जा रहा है और बुलडोजर की मौजूदगी ने कार्यक्रम को लेकर चर्चाओं को और तेज कर दिया है। बाद चौधरी साहब की कर्मभूमि रही, लोकदल के मजबूत यहाँ लोग रहे हैं। मुझे खुशी है कि विजय यादव पूर्व विधायक, इन्होंने हाल में दल को ज्वाइन किया और उन्होंने आग्रह किया कि मैं अपने लोगों के बीच रहता हूँ और उनके बीच आपको भी बुलाना चाहता हूँ। तो मैं आया, बहुत खुशी हुई। कुछ किसान के मुद्दों पे हमने चर्चा की। जयंत जी, सीबीएसई को के जो प्रणाली को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको लेकर किस तरीके की आगे व्यवस्थाएं करेंगे? देखिए, जब सारे आंकड़े आएंगे और अध्ययन उस पर होगा तभी आगे के लिए हम सोच पाएंगे। मेरी संवेदनाएं हैं, मैं बताना चाहता हूं, मेरी खुद की बच्चों ने भी 10वीं और 12वीं का बोर्ड इस साल दिया है। तो कोई भी अभिभावक ये मत सोचे, हम सब उसी में हैं, कैसे सुधार हो सकता है। और ये आंकड़े जब सामने आएंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चों ने आवेदन किया है कि उनको रिवैल्यू किया जाए, तो दोबारा वो रीसबमिशन कर रहे हैं और 6 तारीख तक वो सबमिशन अलाउड भी है। उसके बाद हमें देखना होगा, किसी भी व्यवस्था में एक एरर का परसेंटेज होता है, इससे ज्यादा अगर इस बार एरर हुआ है तो ऑब्वियसली सिस्टम में सुधार जो होगा वो करेंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक साल और अभी सरकार गिर जाएगी। हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। देखिए वो क्यों कह रहे हैं, क्या सोच के कह रहे हैं, किसने उनके कान में बात कही तब उन्होंने कहा है, आई डोंट नो। ये स्थिर सरकार है, एनडीए मजबूत है और जो चुनाव के परिणाम भी आते हैं उसको भी आप समय समय पे देखते हो कि जनता की क्या मंशा है। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को आज मौसम ने बड़ी राहत दी है। दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में तेज आंधी, धूल भरी हवाओं और जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। अचानक हुए इस प्री मानसून बदलाव के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। हालांकि तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर यातायात भी प्रभावित हुआ और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद सड़कों और बाजारों में लोगों ने राहत महसूस की और गर्मी से मिली इस राहत का आनंद लिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।